माजिद और आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी के बारे में। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ज्योग्राफी के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि हमारा एमपीपीएससी की कैलेंडर जारी हो गया है और पूरा साल का उसमें टाइम टेबल आ गया है कि कौन सी वैकेंसी कब आनी है। तो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा कि हम एक टारगेट लेके चले, तभी हमारा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, अभी वैकेंसी आई हुई है, अभी फॉर्म फिल हो रहे हैं, देन अप्रैल में आपका एग्जाम हो जाएगा, देन नेक्स्ट वैकेंसी फिर जून में आ जाएगी, अगस्त में आपका एग्जाम है। ठीक है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम सारे टॉपिक्स को थोड़ा सा लेके चले साथ में। दूसरे सब्जेक्ट्स को भी, पॉलिटी से एग्जाम क्लियर हमारा नहीं होने वाला है और भी सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ भूगोल के बारे में। देखिए, भूगोल को जो हमारा ज्योग्राफी है बेसिकली उसको हम अपनी सुविधा के लिए दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है आपका इंडियन ज्योग्राफी, एक होता है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, देखिए इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों ही अपने आप में एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है। ठीक है, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली क्वेश्चंस ज़्यादा जो होते हैं वो इंडियन ज्योग्राफी से आते हैं बहुत, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि पहले हम अपने देश के बारे में जान लें, उसके बाद हम वर्ल्ड के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए अब एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि अगर हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है होगी कि आप अपने रूम में मैप को चिपका के रखें या फिर एटलस ले लें। तो उसके साथ क्या होता है, मैप रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं आपको याद करना और समझना। तो मेरी तो सलाह यही होगी कि आप सबसे पहले मैप खरीद लें अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, अब देखिए आज का हमारा टॉपिक होगा इंडियन ज्योग्राफी में भारत की अवस्थिति एवं विस्तार के बारे में। इसका मतलब होता है कि भारत की जो स्थिति है वो कैसी है, कहाँ भारत मतलब कहाँ स्टे करता है, भारत कहाँ पे है मैप में, और किस तरीके मतलब पूरे वर्ल्ड मैप में कहाँ पाया जाता है, और कि कितनी इसकी कहाँ तक इसका विस्तार है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसके बारे में। देखिए सबसे पहले जब आप अपना ज्योग्राफी शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको दो शब्द सुनने को मिलते हैं, अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर, देखिए अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। मैं इसलिए शुरू से पढ़ा रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो शुरू से शुरुआत कर रहे हैं या कुछ अभी आता नहीं है। तो इसलिए मैं अक्षांश और देशांतर यानी कि जीरो से लेके चलूंगी, और जिनको आता है वो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके आस पड़ोस में कोई है स्टूडेंट्स जो आपकी कजिन्स हैं, फ्रेंड्स हैं, तो अगर वो बिगनर्स हैं, तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो आप मेरी लिंक उन्हें शेयर करा सकते हैं। ठीक है, देखिए पहले हम पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर के बारे में। सबसे पहले तो हम देखेंगे एक्चुअली ये होते क्या है और इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए सबसे पहले देखते हैं अक्षांश। अक्षांश क्या होता है, आपने ग्लोब देखा होगा, पृथ्वी। पृथ्वी हमारी आपने पढ़ी होगी गोल होती है। ठीक है, मान लेते हैं हम ऐसा, एकदम गोल तो नहीं होती होगी। देखिए क्या होता है, ये है। ठीक है, तो देखिए अब आप सबसे पहले जान लें कि डायरेक्शन कौन सी होती है, क्योंकि हमें किसी भी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि हम वो डायरेक्शन जाने कि हमें किस दिशा में चलना है। ठीक है, तो ये आपकी जो होता है ये आपका ईस्ट, पूर्व, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। एक बात हमेशा याद रखना कि पूर्व के हमेशा राइट में आपका उत्तर होगा और लेफ्ट में हमेशा आपका दक्षिण होगा। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसको हम मान लेते हैं। देखिए अक्षांश रेखाएं वैसे भी एक काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि हम अपनी सुविधा के लिए मान लेते हैं कि मतलब इनकी उपयोगिता भी मैं आपको बताऊंगी कि क्यों जरूरी इनकी आवश्यकता हुई मतलब इनको खींचना, इनके बारे में अध्ययन करना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो पहले तो ये जानने के लिए है क्या। देखिए ये जो रेखा है विषुवत रेखा, इसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, या इसको हम बोलते हैं इक्वेटर भी बोलते हैं। देखिए ये होती है 0 डिग्री, इसको
इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। अब देखिए ये क्या करते हैं, इसका बेसिकली काम क्या होता है, ये पृथ्वी को दो गोलार्ध, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में डिवाइड कर देती है, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं नॉर्थ और इसको बोलते हैं साउथ। और प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर ये रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है। ऐसे 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 करके करके ये आपकी टोटल कितनी हो जाएंगी, 90, ठीक है। और ऐसे ही 1 डिग्री के अंतराल पर दक्षिणी गोलार्ध में भी अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। तो यहाँ भी कितनी होगी, 90। तो टोटल 90 प्लस कितना हो गया, 180। यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है कि टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, तो आपका आंसर होगा 180 नहीं, सॉरी 181, क्योंकि हम विषुवत रेखा को भी तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा मानते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखने योग्य ये है कि देखिए ये जो रेखाएं हैं ये एक्चुअल में एक रेखा नहीं है, ये पूरा वृत्त है। जैसे आप मान लीजिए ये आपका ग्लोब है, देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका ग्लोब है, अगर आप इस पे कोई रेखा खींचते हैं, जैसे आपने ये विषुवत रेखा खींची, 0 डिग्री अक्षांश रेखा खींची है, तो ये यहाँ तक ही तो नहीं होगी, टर्न होकर ये पूरी आएगी ना, तो ये एक तरीके का वृत्त वो माना जाएगा, रेखाएं नहीं, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कितने अक्षांशीय वृत्त होते हैं, तो आपका आंसर होगा 179। देखिए ये 179 इसलिए होगा क्योंकि जब हम रेखाएं खींचते जाएंगे तो इनके बीच की दूरी कम होती जाएगी और एक स्थान ऐसा आएगा यहाँ पे आके जब ये सिर्फ एक बिंदु के रूप में होगी दोनों साइड, तो 2 रेखाएं कम हो गई ना। तो इसलिए बोल के पूछा जाए कि कितने अक्षांशीय वृत्त होते हैं, तो हमारा आंसर होगा 179। और रेखाएं पूछा जाता है तो बोला जाएगा 181। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाता है, एक क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है, और आपसे पूछ लिया जाता है कि 0 डिग्री अक्षांश से मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप 1 डिग्री अक्षांश पर खड़े हुए, तो आप मुझसे कितनी दूरी पर खड़े हुए हैं। तो इनकी जो 1 डिग्री अक्षांश की जो बीच की दूरी होती है वो बेसिकली 111 किलोमीटर होती है। तो आपका आंसर होगा, अगर आपसे पूछ लिया जाता है ऐसे क्वेश्चन में आके विषुवत रेखा पे एक व्यक्ति खड़ा है और इसके 1 डिग्री के अंतराल पे दूसरा व्यक्ति खड़ा है, तो उनकी बीच की दूरी कितनी होगी, तो आपका आंसर होगा 111 किलोमीटर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए अब आते हैं हम देशांतर के बारे में। देखिए देशांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य ये है कि वहां हम पढ़ रहे थे अक्षांशीय वृत्त और देशांतर वृत्त नहीं होते, ये केवल रेखाएं होती हैं जो उत्तर से दक्षिणी बिंदु को मिलाने के लिए खींची जाती हैं, ठीक है। लेकिन इनका स्थिति और समय दोनों में निर्धारण इनके माध्यम से किया जाता है। अब देखिए ये होगी आपकी देशांतर रेखाएं, ठीक है। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन आएगा सबसे पहले तो कि कितनी देशांतर रेखाएं होती हैं। तो देखिए क्या होता है कि एक गोल मान लीजिए ये आपका ये है, ये कितनी डिग्री का होगा, ये 360 डिग्री का होता है कि नहीं, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा। तो 360 डिग्री का ये पूरा मान लीजिए मान क्या लेते हैं एक्चुअल में है कि जब 360 डिग्री का होगा तो ये पूरी कितनी रेखाएं हो जाएंगी, 360, ठीक है। और ध्यान देना है कि ये एक्चुअली वृत्त नहीं, ये केवल रेखाएं हैं, ठीक है। इसके बाद हम मान लेते एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो ब्रिटेन है, मतलब ग्रीनविच मीन टाइम को ही हमने अपना आधार यानी कि बेस माना है। तो लंदन का एक शहर है ग्रीनविच, उसी के वो वहां से जो रेखा गुजरती है उसको हमने ग्रीनविच मीन टाइम माना, जीएमटी हम उसको कहते हैं। तो उसी रेखा को हमने अपना 0 डिग्री अक्षांश रेखा माना है, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है। और ये 1 डिग्री अंतराल पे खींची गई है सारी रेखाएं, यानी कि 360 हो गई हैं। तो क्या होता है कि इसके जो 0 डिग्री अक्षांश देशांतर रेखा मारी गई है उसके पूर्व में, यानी कि ये ईस्ट था आपका, ये वेस्ट था, तो इधर होगा आपका पूर्व और इधर होगा आपका पश्चिम,
तो हम कहते हैं कि पूर्व की ओर जाने पे हमारा टाइम बढ़ जाता है और पश्चिम की ओर आने पे हमारा टाइम घटता है। ऐसा क्यों होता है, क्या होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो बेसिकली पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। तो जब पश्चिम से घूमेगी तो जो सूर्योदय होगा तो वो बेसिकली सबसे पहले कहाँ होगा? पूर्व में। तो पूर्व का टाइम हमारा आगे हो जाएगा कंपैरेटिवली पश्चिम के, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर का जो समय होता है वो आगे होता है कंपैरेटिवली हमारे पश्चिम दिशा के, क्योंकि यहाँ यहाँ सूर्योदय पहले और यहाँ बाद में होता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ जो हमारी पृथ्वी है वो घूम रही है पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, ये होगी आपकी देशांतर रेखाएं, कितनी होती? 360। अब देखिए, पृथ्वी हमारी 360 डिग्री घूमने में कितना समय लगाती है? 24 घंटे, ठीक है। यानी कि एक दिन का समय पूरा लेती है। तो अगर हम ये निकाल लें कि 1 डिग्री देशांतर कितने समय में घूमती है तो हमें अंदाजा लग जाएगा। यानी कि हमसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है और आपको और यहाँ देखता है तो इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी कितनी होगी, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा पढ़ना और समझना। तो पृथ्वी 24 घंटे में 360 घूम रही है डिग्री, तो 24 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60, ठीक है। 24, तो 1 डिग्री देशांतर पृथ्वी 4 मिनट में कवर करती है। यानी कि इनके बीच जो ये देशांतर रेखाएं खींची गई हैं इनके बीच बेसिकली 4 मिनट का अंतर है प्रत्येक देशांतर रेखा के मध्य में, ठीक है। तो देखिए हमारा जो देखिए, तो हम विस्तार के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमारा विस्तार बेसिकली था, देशांतरी विस्तार था 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25, और अक्षांशीय विस्तार था हमारा 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, ठीक है। अब देखिए अब इनको निकालने का आसान तरीका देखिए, हम इसको 70 मान लेते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, सुविधा के लिए, और ये इसको 100। तो इसमें कितने डिग्री का डिफरेंस आ गया? 30 का, ठीक है। तो 30 इंटू जो पृथ्वी है वो 1 डिग्री कितने में? 4 मिनट में घूम रही है। तो कितना हो गया? तो 4 से जब हम इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 120 मिनट्स, ठीक है। तो क्या हो गया? 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स। तो क्लियर है यहाँ तक कि पश्चिम, जब हम पूर्व की ओर चलेंगे तो हमारा समय 2 घंटे आगे हो जाएगा और पश्चिम की ओर आने पे हमारा समय 2 घंटे पीछे हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए कोई 0 डिग्री अक्षांश पर खड़ा है और 97 डिग्री 25 पे उसको खड़े व्यक्ति को पता करना है कि वो कितनी दूरी, मतलब कितने घंटे आगे होगा उसका समय, तो बहुत आसान होगा, आप इस वाले मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं इसी के साथ साथ, देखिए ये 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, ठीक है। और ये 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर, 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? देखिए जब आप ग्लोब पे पढ़ेंगे, मतलब जो वर्ल्ड मैप है उसमें आप देखेंगे तो भारत की स्थिति आपको कहीं यहाँ कहीं दिखाई पड़ेगी, ठीक है। यहाँ कहीं है भारत, ठीक है। तो मैंने आपको भी बताया था कि ये नॉर्थ पोल होता है, ये आपका साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। तो ये देखिए नॉर्थ में और ईस्ट में, उत्तर पूर्वी, क्लियर है यहाँ तक? इसलिए हम बोलते हैं उत्तर और पूर्वी देशांतर, अक्षांश और देशांतर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए हो गया ये। अब देखिए जब हम भारत की बात करेंगे, थोड़ा आप मान लीजिए, मुझे अभी अच्छे से बनाना नहीं आता। तो देखिए जब भारत की बात की जाएगी, समझ लीजिए थोड़ा, तो यहाँ
देशांतर 68°7 है, ये 97°25 है। ठीक है, तो ऐसे देशांतर रेखाओं के माध्यम से तो बहुत सारे समय हो जाएंगे, इसलिए हमने 82.5° रेखा है जो इलाहाबाद की नैनी से गुजरती है, उसके समय को हमने अपना मानक समय मान लिया है। ठीक है, देखिए इसके साथ एक चीज और मान लीजिए, जो मानक समय जो 82.5° देशांतर रेखा जो गुजरती है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वो किन किन स्टेट्स को टच करती है, कितनी स्टेट को टच करती है, किन किन स्टेट्स को टच करती है। तो आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आप कंफ्यूजन नहीं होना। 5 राज्यों को वो टच करके निकलती है, जिनमें एक तो सिंपल है आपका यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ये तो आपके हैं ही। इसके बाद आएंगे आपको, मैं आपको जब मैप रीडिंग बताऊंगी अभी अगले आगे की वीडियो में, तो आपको क्लियर करा दूंगी कि किस तरीके से आपको इन स्टेट्स को याद रखना है। ठीक है, ये तो हो गए आपके 3 एक जैसे। इसके बाद आता है आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। क्लियर है, इन 5 राज्यों से होकर हमारे 82.5° रेखा जो होती है वो इनको टच करते हुए निकलती है। ठीक है, तो ये तो था आपका थोड़ा सा अच्छा आंसर देशांतर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और ये वीडियो मैं बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए भी बना रही हूँ जो बिगनर्स हैं, जिन्होंने अभी शुरुआत की है तैयारी की, जो इन्हें कुछ भी पता नहीं है। तो अगर आपको किसी भी तरह की क्वेश्चन तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।